Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. वीडियो को अंत तक देखिएगा और इफ़ यू अंडरस्टूड इट सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स स्टार्ट्स आवर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. भारत का संविधान वो कैसे काम करता है. संविधान ये हमारी एक बुक है जिस बुक में हमारे देश को कैसे चलाना है इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए हैं. अलग अलग आर्टिकल्स में हमारे भारत को कैसे चलाया जा सकता है ऐसा इसमें इस बुक में लिखा है सिंपल वर्ड में. तो कॉन्स्टिट्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, तो जब हमारा देश जो है जो 1947 में ब्रिटिश के रूल से मुक्त हो गया, उसके जाने के बाद हमने अपना देश किस तरह से चलना चाहिए सोच विचार करके एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई. उसमें लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चली. उसमें हमने एक डिसाइड किया कि हमारे देश के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए. डेमोक्रेसी होनी चाहिए. तो इस हिसाब से आज तक हमारा देश चल रहा है. उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें 284 मेंबर्स थे और बहुत डिबेट्स होने के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू की 26 जनवरी 1950 में. 70 ईयर्स हो गए उसको अभी. 26 जनवरी 1950, इसलिए हम उस दिन रिपब्लिक डे भी मनाते हैं. और हमारे यहाँ लागू करने से आगे कम से कम 104 बार उसमें अमेंडमेंट हुए हैं. अमेंडमेंट मतलब दुरुस्ती, करेक्शंस कि 70 साल पहले लिखी गई थी. तो थोड़ा थोड़ा जो जैसा जैसा माहौल चेंज होता गया वैसे वैसे हमें नए नए इसमें एक्ट्स लाने पड़े. तो ये जो बुक है वो अभी भी इसकी जो हस्तलिखित प्रत है मनुस्क्रिप्ट वो दिल्ली के पार्लियामेंट में अभी भी है. ठीक है, बहुत सारी इंट्रोडक्शन हो गई. तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करती है. द टेक्स्ट बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो टेक्स्ट बुक है टिल नाउ आज तक के 9 तक के हैव हेल्प्ड अस टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट. आज तक हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में ओवरव्यू लिया है ऊपर ऐसा है ना. लोकल गवर्नमेंट में मतलब महानगर पालिका, ग्राम पंचायत वगैरह ये लोकल गवर्नमेंट होती है. द वैल्यूज एंड द फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी जो भारत का संविधान है उसकी वैल्यू क्या है, फिलोसॉफी क्या है, इसके बारे में हमने देखा है. एज आल्सो द गवर्निंग स्ट्रक्चर्स, और हमारा गवर्निंग स्ट्रक्चर्स क्या है इसके बारे में हमने देखा है. क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियाज प्लेस इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, और भारत का जो स्थान है, प्लेस है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो क्या है इसके बारे में हमने ओवरव्यू लिया है आज तक 9 तक. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इट्स ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किए है, उद्दिष्ट, एम, टू एस्टेब्लिश व्हाट, सेक्युलर. हमारा देश सेक्युलर होना चाहिए. हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट
पारसी, है ना, नॉन इंग्लियन, एंग्लो इंडियन वगैरह लोग सब रहते हैं। तो 7 धर्म के लोग हमारे यहाँ देश में रहते हैं, लेकिन किसी एक, समझो अब यहाँ पे हिंदू जो है मेजोरिटी में है, लेकिन किसी को लगना नहीं चाहिए कि हम इनसिक्योर है, इसलिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, कि सब धर्मों को समान न्याय मिलेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब कि हमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि, हम चुन के देते हैं, हम में से ही कोई जाके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हम गांव में रहते हैं तो गांव में हम हमारे एरिया का कोई सदस्य चुन के देंगे, वो ग्राम पंचायत में जाके हमारा रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अगर हम कोई शहर में रहते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कारपोरेटर करेगा। कारपोरेटर जाके हमारा एरिया का जो कोई प्रॉब्लम रहेगा वो नगर पालिका में जाके सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हमारा विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको हम आमदार भी कहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में वो जाके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम खासदार बोलते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट दिल्ली में संसद में जाके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा देश जो है सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब लोगों ने चुनाए हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोग। ऑल्सो इट हैज़ मेड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, हमारे संविधान में प्रोविजन किया है टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर किया है, दैट सिटीजन्स गेट जस्टिस, कि हमारे देश में जो भी नागरिक है उनको न्याय मिलेगा, देयर फ्रीडम, स्वातंत्र्य मिलेगा, टू प्रोटेक्टेड, उनको जो भी न्याय मिलेगा और जो फ्रीडम मिला है वो प्रोटेक्टेड होगा, उनका स्वातंत्र्य सुरक्षित होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी, हम चाहते हैं कि हमारा जो देश में जो सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव डेवलप्ड होनी चाहिए। कैसी? बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, उसे सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, मतलब किसी के समाज पे अन्याय नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा जो समाज होता है समझो, तो उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। एंड इक्वेलिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड, इक्वेलिटी, समानता, सब समान होनी चाहिए, किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, इक्वल माने जाने चाहिए, ऐसे हमारे संविधान में प्रावधान किया है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, मैंने अभी बताया। एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा संविधान जो है उसी दिन से संविधान के प्रिंसिपल से के अनुसार काम कर रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू, हम उसका ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, जायजा लेंगे ऑफ द वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी का रेंजिंग क्या है, कौन कौन से एरिया में हमने कवर किया है, कौन कौन से काम हम करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट चेंजेस, जो भी हमने चेंजेस किए, दैट हैव टेकन प्लेस इन पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस हमारे यहाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब हम जो चुन के देते हैं, तो चुन के देते विधायक जो होते हैं, उसके पहले समझो उसका इलेक्शन करने के लिए हम वोटिंग का अधिकार मिलता है, उसके पहले पर्चियाँ बांटी जाती है, बाद में उसको प्रत्यक्ष में लाने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, इलेक्शन कमीशन वगैरह, इलेक्शन कमीशन हो, बाद में जिसको भी चुनाव लड़ना चाहता हो वो एलिजिबल है या नहीं है ना, तो वो अप्लाई कर सकता है।
बाद में उसको चिन्ह दिया जाता है कोई भी, कि भाई हमारा ये निवडणूक जो चिन्ह है वो, तो सारी प्रक्रिया एंड स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस, और हमने जो आज तक जो सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं एंड इक्वलिटी और समानता लाने के लिए जो स्टेप लिए हैं, ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। दिस रिव्यू विल प्राइमरली फोकस ऑन 3 एरियाज, और ये रिव्यू क्या करेगा, हम 3 एरियाज पे ज़्यादा करके फोकस करेंगे। पहले है डेमोक्रेसी है, दूसरा सोशल जस्टिस है, और तीसरा जुडिशियल सिस्टम क्या है। डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, जुडिशियल सिस्टम, हम इस लेसन में ये 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला है डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये क्या होता है, देखो, डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, बाद में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के देने लगे, तो खाली यही करना मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिया, बाद में वो काम करना लगा, ऐसा नहीं है। तो द इसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है हमारे डेमोक्रेसी की, इसका इसेंस क्या है, सार क्या है, इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस, कि हमारी जो डेमोक्रेसी प्रिंसिपल जो है एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें लाना है। मतलब खाली रिप्रेजेंटेटिव चुन के गया, बाद में अपने वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में आती है क्या डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स, वो भी हमें देखना है। वंस दिस इज डन, एक बार ये हो गया, डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। अगर यही होता है तो हमारा समाज का ये पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज का ये पॉलिटिकल लाइफ बन जाएगा। मतलब ये हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारे लाइफ की इंटीग्रल पार्ट कब बनेगी, जब ये डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में लाएंगे, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट प्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं, वो पार्लियामेंट में जाता है, स्टेट लेजिस्लेटर में जाता है, मतलब विधानसभा में जाता है, एंड लोकल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में जाता है तो खासदार होता है वो, एमपी। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होता है, आमदार होता है, हर एक स्टेट के कैपिटल में। समझो महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई विधानसभा में। और लोकल गवर्नमेंट में होता है तो समझो गांव में होता है, पंचायत तो होता है, सदस्य बनता है ना। और नगर पालिका में नगर सेवक कारपोरेटर बनता है। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो हमारी इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब हमारे देश में रेगुलर इंटरवल मतलब हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। बीच बीच में कभी कभी समझो सरकार गिर जाती है तो भी होता है, कभी कभी एकाध विधायक गुजर जाने के बाद उसकी जो वैकेंट सीट होती है उसके लिए भी इलेक्शन होता है। इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है रेगुलर इंटरवल पे होता है। ये क्या दर्शाता है, इंडिया की सक्सेसफुल डेमोक्रेसी दर्शाता है। मतलब हम डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, हम अपने विधायक को चुन के देते हैं, उनका हम कैंपेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, है ना। तो इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करने की क्या मतलब लोगों की संख्या इंक्रीज हो गई है, एंड पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब हम देखते हैं कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज होती है
उनके तो सदस्य खड़े रहते ही है, बाद में इंडिपेंडेंट अपक्ष करके भी रहते, मैं कोई किसी पार्टी का नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हो, पॉलिटिकल कंपटीशन भी शोज दैट, दिखाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि हमारे देश में इंडियन जो डेमोक्रेसी है सक्सेसफुल बन गई है। पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत सारे लोग बढ़ा चढ़ा के हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ गई है, तो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बन गई है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब मत देने का, वोट डालने का अधिकार। वो कैसे होता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स। तो अपने भारतीय संविधान ने क्या किया है कि एडल्ट्स के लिए, एडल्ट मतलब अबाउ 18 ईयर्स ओल्ड, अबाउ 18, आपका अगर बड़ा भाई होगा तो उसका वोटिंग करने का राइट है। आपके मम्मी पापा को तो है ही, लेकिन बड़ा भाई अगर 18 साल का होगा तो उसे राइट टू वोट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका प्रोविजन किया है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब 47 के पहले, सेवरल प्रोविजंस एग्जिस्टेड विच रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट। तब राइट टू वोट हर एक को नहीं था, रिस्ट्रिक्ट था, मतलब जो गिने चुने लोग थे, पढ़े लिखे लोग ही वोटिंग कर सकते थे, और जो टैक्स पेयर होता था, जो टैक्स डाल देता है वही उसको ही राइट टू वोट था। लेकिन ऑल सच प्रोविजंस वेयर कैंसल्ड, लेकिन हमने क्या किया, वो सब प्रावधान कैंसिल किए आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड एडल्ट सफरेज। भारत के संविधान ने क्या किया, गारंटी दी एडल्ट सफरेज मतलब प्रौढ़ मताधिकार का, बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली, सबको अधिकार दिया, टू बोथ मेन एंड वीमेन, स्त्री हो या पुरुष हो, अबाउ एज ऑफ 21 ईयर्स। 21 ईयर्स का जो भी लड़का हो लड़की हो उसको वोट देने का अधिकार हमने 1947 के बाद सबको दिया, गरीब हो या श्रीमंत हो, टैक्स पेयर हो या ना हो। पहले महिलाओं के लिए भी अधिकार नहीं था, उनको भी मिलने लगा है। द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18, बाद में 21 से 18 तक हमने रिड्यूस किया, विच गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन इन इंडिया। भारत में जो यंग जनरेशन है अबाउ 18, बहुत सारी जनसंख्या है, तो उसको प्रोसेस, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, 21 से 18 ईयर तक हमने रिड्यूस किया। सच प्रोविजंस हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इसके उससे क्या हुआ कि हमारा जो देश है वो दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हुआ, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वोटिंग करने वाले जो लोग हैं 18 ईयर्स के आगे वो बहुत सारे हैं। कोई कोई देश का तो पॉपुलेशन उतना है जितना हमारे यहाँ वोटर्स है। ओके, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, यहाँ पे लिखा है, कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशंस। दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस है, डेमोक्रेटिक नेशंस, उसमें हमारा देश जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश में दुनिया में कौन कौन से? बहुत सारे हैं। नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, कनाडा, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, यूके मतलब इंग्लैंड तो है ही, जर्मनी, अमेरिका भी है, फ्रांस, तो बहुत सारे अभी दुनिया के भर के नेशंस ने, देशों ने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है, क्वांटिटी मतलब क्या, वोटर्स बढ़ गए, वो तो है सही है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई, मतलब उनको अच्छे तरह समझता है 18 साल के लड़के को कि भाई कौन सा विधायक, कौन सी पार्टी हमारे लिए काम करेगी, कोई है ना, कौन सा विधायक काम कर सकता है, कौन नहीं काम कर सकता है हमारा।
तो क्वालिटी बढ़ गई है एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर एमर्जिंग। भारत में बहुत सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही, नई नई पार्टीज आ रही है। पुरानी तो है, समझो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना कब हुई, किस साल में हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। इसके जो प्रमुख है वो सोनिया गांधी है, बीजेपी है, उनके प्रमुख जेपी नड्डा है, सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी, एनसीपी अपने नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार इसके प्रमुख हैं। नए पार्टी बोले तो बहुत सारी नई पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी है ना, बाद में ये रीजनल पार्टीज है, ऑल इंडिया डीएमके, एआईएमआईएम, इसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी है, असम गण परिषद है, बीजेडी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक है इसके प्रमुख, मनसे है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में, शिवसेना वगैरह बहुत सारी नई पार्टियां, रीजनल पार्टियां आ रही है और इमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स। ये जो नई पार्टी होती है, समझो मनसे जैसी, उसके पीछे यंग वोटर्स होते हैं, यंग वोटर्स। दीज पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड compete इन द पॉलिटिकल स्पेयर। ये पार्टी क्या करती है, लोगों के प्रतिनिधित्व करती है, अपेक्षाएं पूर्ण करने की कोशिश करती है एंड पॉलिटिकल स्पेयर में वो compete करने की कोशिश करती है, मतलब वो भी इलेक्शन में आती है अपने विधायक चुनवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन मतलब समझो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा, समझो जो है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, तो इतना बड़ा अपना देश चलाने के लिए खाली एक व्यक्ति सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की, मतलब हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स है ना, और यूनियन टेरिटरीज है। तो इतने सारे स्टेट्स और इतने सारे यूनियन टेरिटरीज हैंडल करना एक यूनियन गवर्नमेंट को कैपेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी किया है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल से हमने डेमोक्रेटिक बनाया है। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, मिसयूज ऑफ पावर कंट्रोल होता है। मतलब एक ही आदमी के अगर हाथ में सब सत्ता रहेगी तो वो मिसयूज कर सकता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा। एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो कॉमन पीपल भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको चांस मिल सकता है ना। नहीं तो क्या होता है, ऑटोक्रेसी में क्या होगा, ऑटोक्रेसी में समझो एक ही आदमी के हाथ पावर सिकुड़ जाती है। समझो हिटलर था जर्मनी में, मुसोलिनी था इटली में, तो बाकी लोगों के लिए कोई चांस नहीं मिलता है। तो पावर डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो सब लोगों, कॉमन पीपल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी, स्टेट मतलब राज्य, राज्य के लिए हमने डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल्स मतलब डायरेक्शन दिया है उनको कि ये आप हमें करना चाहिए। इंक्लूड द प्रोविजंस, उसमें क्या प्रोविजन किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि पॉलिसी स्टेट के लिए भी हमने कुछ अधिकार दिए हैं। खाली एक यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में सब अधिकार नहीं होंगे, तो उसमें से कुछ अधिकार स्टेट को भी दिए हैं। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। वन सच इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो
प्रोविजन कौन सा इंपॉर्टेंट इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में कौन सा, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, तो उनको एम्पावर करना है, कुछ पावर देने हैं उनके हाथ में। मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रियलिटी, उससे क्या होगा, जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होगा, मतलब उनको अधिकार देने के बाद उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनको अधिकार मिला है तो फंड भी आएगा और उस फंड से वो क्या करेंगे, अपना गांव का, अपना एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वेयर मेड टुवर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे हमने प्रयत्न किए टुवर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने के, मतलब हमने बहुत सारे अधिकार अभी नीचे तक, बॉटम लेवल तक लाने की कोशिश की है। वन सच इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ये प्रूफ है कि हमने क्या किया, 73rd और 74th अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट मतलब करेक्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू करके हमको 70 साल हो गए। 70 साल मतलब जैसे जैसे सिचुएशन बदल जाएगी वैसे हमें बदलता रहना चाहिए, है ना। उस टाइम की सिचुएशन जैसी रहेगी वैसे हमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में की है। उसमें क्या, विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर्स। हमने क्या किया है उसमें, उसके तहत 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत क्या किया है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायत हो, नगर पालिका हो, उनको हमने क्या किया है, इंक्रीज देयर पावर्स, हमने पावर बढ़ाई है। नेक्स्ट, कैन यू टेल द रीजन फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। जो फॉलोइंग चेंजेस हुए हैं उनके रीजन आप बता सकते हैं क्या, ऐसा पूछा है हमें। क्या है, सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर वीमेन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। देखो, सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व, कुछ जगह सीट्स जो है रिजर्व रखी है किस, विमेन के लिए, देयर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो रीजन क्या है इसका, समझो हो सकता है कि इंडिपेंडेंस के बाद विमेन एम्पावरमेंट शुरू हुई और सारे दुनिया में जितने सारे देश है, बहुत सारे देशों ने क्या किया कि अपने विमेन रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने की कोशिश करने लगे वो भी। इसलिए हमारे देश ने भी सोचा कि भाई हमें भी अभी कुछ प्रावधान करना चाहिए, करके हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्व किया कि 33% सीट्स फॉर वीमेन इन लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। 33%, अभी तो 50% तक हो गई है। नेक्स्ट क्या है, इधर पूछा है, सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर वीकर सेक्शंस। कुछ सीट्स हमें वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखनी चाहिए ऑफ द सोसाइटी, सो दैट दे कैन गेट अ शेयर इन पॉलिटिकल पावर। तो क्या हो सकता है कि पॉलिटिकल पावर में उनका शेयर बढ़ सकता है। तो हम बता सकते हैं कि भाई वीकर सेक्शन सफर्ड, उनको बहुत सारा हजारों सालों से उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, है ना। तो उनको भी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज तक तो हमें उनको दी नहीं थी, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इसके लिए इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिलने के लिए, समानता इक्वलिटी मिलने के लिए, तो रिजर्वेशंस आर गिवन टू वीकर सेक्शंस। थर्ड वन समझो पॉइंट है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये इलेक्शन कमीशन जो होता है वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब हमारे जो इलेक्शंस सारे होते हैं दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट के, वो आमदार खासदार होते हैं ना, आमदार मतलब तो स्टेट गवर्नमेंट का, खासदार होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट में, दिल्ली सेंट्रल पावर में। तो ये इलेक्शन फेयर कंडीशन में
कंप्लीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है। तो इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज ये कौन कंडक्ट करता है? नेशनल इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है पार्लियामेंट के लिए। ओके। और लेकिन इट वाज इम्पॉसिबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, लेकिन वो जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है लोकल बॉडीज के लिए वो उनको थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, मतलब सारी इलेक्शंस कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया है कि भाई आप लोग क्या करो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बॉडीज है उनका इलेक्शन आप कंडक्ट करो। ओके। नेक्स्ट, द 11th and 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th and 12th शेड्यूल, तो ये क्या होता है? 74th अमेंडमेंट हमने की है। अमेंडमेंट मतलब करेक्शन, अमेंडमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें हमने 12th शेड्यूल, 11th और 12th शेड्यूल हमने उसमें डाल दिया है, समझो। सॉरी, 73rd अमेंडमेंट में हमने 11 शेड्यूल डाला है और बाद में 74th में हमने 12 शेड्यूल डाल दिया है। वो कब किसके संदर्भ में है? कवर्ड 18 सब्जेक्ट्स, म्यूनिसिपैलिटी के 18 सब्जेक्ट्स में कवर आते हैं। तो इसके अनुसार अपने म्यूनिसिपैलिटी को बहुत सारे और पंचायत को स्ट्रेंथन बनाया है, रूरल और अर्बन गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उनको बहुत सारे अथॉरिटीज उसकी वजह से मिले हैं। ओके। बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन म्हणजे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन का हमें अधिकार होना चाहिए, वो 2005 से लागू हुआ। तो राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि समझो हमारे जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाने के बाद हमारे जो विधायक होते हैं, MP होते हैं, MLA होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ पे काम करते हैं। समझो पुल बनाया, रास्ता बनाया और कुछ भी, जितना भी सारे उनके हाथ से काम होते हैं वो काम। और किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, उसमें उसकी हमें इंफॉर्मेशन इस कायदे से हमें मिल सकती है 2005 में। क्योंकि ब्रिटिश लोग तो क्या करते थे, उनको पास कितना फंड आता था, उससे वो क्या करते थे, हम उनको नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि वो तो फॉरेनर थे। हमारे पास वो अधिकार तो नहीं था, अधिकार भी नहीं था। लेकिन जिनको हम चुन के देते हैं, हमने हमारे गांव में ग्राम पंचायत सदस्य चुन के दिया, अगर शहर में है तो हम कारपोरेटर चुन के देते हैं, हमारे विधायक को चुन के देते हैं, आमदार को, समझो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे खासदार को चुन के देते हैं, MP को। वो जाने के बाद उसने वो जो उसको पैसा मिलता है, उसने जो भी काम किए हैं, तो काम में कितना खर्चा आया, क्या क्या उसने पैसे को यूज़ किया, वो हम मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ही गवर्नमेंट है, हमने ही चुन के दिया है, तो वो कोई फॉरेनर ब्रिटिश नहीं है। सिटीजन एम्पावरमेंट इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिटीजन एम्पावरमेंट होना चाहिए, मतलब नागरिक सक्षम होना चाहिए, उसको हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, और उनका गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए कि भाई हमने आपको चुन के दिया है, एक बार आपको चुन के दिया तो 5 साल वही आप गायब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपने यहाँ से जाने के बाद क्या क्या काम किया हमें बताना चाहिए, तो हम वो इन्फॉर्मेशन उनसे मंगवा सकते हैं। इंक्रीज द कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। तो इसके RTI से क्या हुआ कि हमारा कम्युनिकेशन बढ़ गया सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। हेल्प्स इन द स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, और हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, और एक विश्वास का नाता तैयार होता है बिटवीन देम, गवर्नमेंट के बीच में और
नागरिकों के बीच में। क्योंकि हम अगर एक बार वो चुन के गया तो हम एक अप्लाई करके पूछ सकते हैं कि भाई कितना कितना काम किया है आज तक। समझो 2 साल चुन के गए आप, कितना काम हुआ, क्या क्या काम किया है। तो हमें कोई ना कोई पूछने वाला है करके वो भी क्या करेंगे, अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे और रिलेशनशिप बढ़ेगा। सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा गवर्नमेंट किस तरह से काम करता है वो जानने का अधिकार हमें नागरिक के होते हुए होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि ट्रांसपेरेंसी है, काम करने में ट्रांसपेरेंसी, मतलब हमने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। एंड अकाउंटेबिलिटी, और हम जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब विच आर द हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, गुड मतलब अच्छा, तो हम अच्छा काम करते हैं उसका एक हॉलमार्क, हॉलमार्क मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा कारभार, हमारा जो हम गवर्नर हम कर रहे हैं, हम जो सरकार चला रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल है हम लोग, हमारा गुड गवर्नेंस चल रहा है। तो इसके लिए हमने नागरिकों को क्या किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट। इसकी वजह से गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंट हो गई है। हैज रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। और इसकी वजह से क्या हुआ है, सीक्रेसी जो होती है, सीक्रेसी के भाई हम लोग कुछ, हमारे यहाँ पास सीक्रेट नहीं है, वो सीक्रेट का एलिमेंट होता है, ब्रिटिश के ज़माने में था, वो रिड्यूस हो गया है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द ईयर 2000 में द होल अप्रोच टूवर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होने लगे, हैज चेंज्ड। अभी कौन कौन से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे हैं। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक वो है। और कौन सा, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर एज राइट्स टू सिटीजन्स। मतलब रिफॉर्म मतलब राइट्स, सिटीजन्स के राइट्स कौन कौन से हैं वो। अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार सिटीजन्स इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन तो है ही। एजुकेशन, हमें एजुकेशन मिलना चाहिए, हर एक बच्चा स्कूल में जाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हमें फ्री होना चाहिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी, हर एक बच्चे के लिए, हर एक फैमिली के लिए खाना मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें दोपहर का भोजन भी मिलता है, तो फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये हमारा राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी। दीज राइट्स हैव स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। और ये राइट्स ने क्या किया है, हमारे देश में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन की है। और हमारा यहाँ पे डू यू नो पूछा है, राइट्स बेस्ड अप्रोच। राइट्स बेस्ड अप्रोच मतलब क्या है, इन द डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे दशक, अभी 7 दशक हो गए, 70 साल हो गए, प्रोग्रेस वॉज मेड टूवर्ड्स मोर एंड मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया। तो हम अधिक डेमोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, मतलब पावर आहिस्ता आहिस्ता डिसेंट्रलाइजेशन होता आ रहा है। ओके, तो हाउएवर इन दिस प्रोसेस सिटीजन्स वेयर कंसिडर्ड एज बेनिफिशरीज। उसमें सिटीजन्स ही बेनिफिशरीज माना गया है। इस प्रोसेस में सिटीजन्स ही बेनिफिशरीज है, उनको ही माना जाता है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, गए कुछ दशकों में डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द राइट ऑफ सिटीजन्स। डेवलपमेंट जो है वो सिटीजन्स का राइट माना गया है, कि मतलब हमें डेवलपमेंट करती रहनी चाहिए।
डेवलपमेंट होता रहना चाहिए. इन योर ओपिनियन, हाउ विल दिस अप्रोच चेंज द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन्स? आपके ओपिनियन में दिस अप्रोच जो है, दिस अप्रोच कैसे चेंज करेगा द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन? गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशन कैसे चेंज करेगा, ये हमें क्वेश्चन किया है. तो इंडिया ने क्या किया, डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है और बहुत सारी सरकारें आके गई है. तो हर एक सरकार ने क्या किया है, डेमोक्रेटाइजेशन जो प्रोसेस है उसको और अधिक सशक्त बनाने की कोशिश की है हर एक गवर्नमेंट ने. तो पहले पहले तो क्या होता था, इन द इनिशियल स्टेजेस में दिस गवर्नमेंट कंसिडर्ड सिटीजन्स एज बेनिफिशरीज, कि भाई सिटीजन्स को ही बेनिफिशरी माना जाता था. लेकिन 2000 के बाद वो उसका अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो गया है और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये सिटीजन्स का राइट माना गया है. ओके, तो इसलिए इसको हम राइट्स बेस्ड अप्रोच कह सकते हैं. तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर आपके मन में कुछ डाउट हो, कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं. और अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिन करके अगला वीडियो आपको मिलता रहे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. May your dream come true. Thanks.